हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीरीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलते हैं सीडीबी के क्वेश्चंस की तरफ। आज मैं सीडीबी के क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहला है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाए प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली एज। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नीति विकास की एक अवस्था है? पहला प्रशासनिक अवस्था, दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा उद्योग बनावटी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 1 है जेंडर पक्षपात, दूसरा है जेंडर पहचान, तीसरा है जेंडर संबद्धता, चौथा है जेंडर समरूपता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात, इसका हो जाएगा जेंडर बायस। जेंडर बायस इसमें क्योंकि एक ही बस पक्ष पे ध्यान दे रहे हैं, लड़कों बस ध्यान दे, लड़कियों पर नहीं ध्यान दे रहा है, तो ये क्या है? जेंडर बायस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा है जेंडर विशेष भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, डिस्कशन अबाउट द जेंडर बायस। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय में वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? और किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जॉन बी वाटसन, दूसरा है लेव बायस्की, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है लॉरेंस कोलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा लेव बायस्की, क्योंकि यही सामाजिक सांस्कृतिक की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर रिपीटेड आ रहा है। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं वो वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, इससे जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को लेव बायस्की किस तरह के संबोधित करते हैं? अब ये लड़की क्या कर रही है, जिक्सा क्या कर रही है? स्वयं से बात कर रही है। स्वयं से बात करना प्राइवेट स्पीच होता है। इसमें दिया हुआ ऑप्शन 1 व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है जोर से बोलना, तीसरा है पांडा या ढांचा, चौथा है आत्म केंद्रित वार्ता। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। ये क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला है प्रबलन, दूसरा है अनुबंध, तीसरा है मॉडलिंग, चौथा है पांडा या ढांचा। बच्चों को संकेत देकर या किसी भी तरह से उसकी सहायता करके जब भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाता है तो क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है, पांडा या ढांचा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पांडा या ढांचा, इसके फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था को विशेषित करता है? पहला है परिकल्पित निगुणात्मक संहितात्मक विचार, दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा है अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, तीसरा है प्रतीकात्मक खेल विचार की अनुक्रमणीयता। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संरक्षण कक्षा समावेशन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में कंजर्वेशन की आ जाती है। कंजर्वेशन करना, जोड़ घटाना बुढ़ाना, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है? बच्चा सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संरक्षण कक्षा समावेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पहला है स्कीमा, दूसरा है अवलोकन अधिगम, तीसरा है अनुमान, चौथा है प्रबलन। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है? वह है स्कीमा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन 1, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, दूसरा है संबंधी अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता कर भ्रांतियों को समझना, तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें नामांकित करना, चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संबंधी अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? पहला है बुद्धि एक निश्चित योग्यता जो जन्म के समय निर्धारित होती है, दूसरा है बुद्धि मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा या निर्धारित किया जा सकता है, तीसरा है बुद्धि के एकात्मक कार्य के एक एकाकी विशेषक है, चौथा है हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है, जटिल योग्यताओं का समूह है। तो बाल बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है, जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं,
रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? रूही किसी समस्या के समाधान के लिए कल्पना ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है, तो क्या कहलाया? पहला है सृजनात्मक विचार, दूसरा है विचारी विचार, तीसरा अनन्य विचार, चौथा हो जाएगा आत्मकेंद्रीय विचारक। तो कौन कौन सा विचारक है इसमें? ये सृजनात्मक विचारक है, क्रिएटिव थिंकिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में वंचित बच्चों से समूह विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता कम करने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए ताकि बच्चों की सहभागिता में सुधार करके नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14 है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को पहला है तैयार नहीं करना चाहिए, दूसरा कभी कभी तैयार करना चाहिए, तीसरा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, चौथा तैयार करने के हतोत्साहित होना चाहिए। क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए, शुड एक्टिविटी प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 15 है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पहला है निम्न अवधानित विकार, दूसरा अपसारी चिंता पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तीसरा धारा पढ़ने की अक्षमता, चौथा है एक ही गतिविधि को कार्य को बार बार दोहराना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा आसक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति, तीसरा है अधिकार आधारित मानववादी परिपेक्ष, चौथा है मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अधिकार आधारित मानववादी प्रवृत्ति परिपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से पहला यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रलयन पर केंद्रित है, तीसरा निबंध अर्जित, चौथा एक है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18 है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांत के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं? पहला है केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होना, दूसरा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तीसरा यंत्रवत याद करना, चौथा योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकृत करना। तो छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है? तो इसकी विशेषता होती है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 20 है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पहला है पूर्णतः अलग है, दूसरा है स्वतंत्र है, तीसरा सन्निहित है, चौथा है संबंधित नहीं है। तो संवेग और संज्ञान के एक दूसरे से क्या है? सन्निहित है, इंटरवोवन विद है। क्वेश्चन नंबर 21 है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है अधिगम पुनरुद्धार एवं स्मरण की प्रक्रिया है, दूसरा है अधिगम यंत्र याद करने की प्रक्रिया है, तीसरा है अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, चौथा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की सृजना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अधिगम सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान की सृजना का प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? पहला है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, दूसरा है विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, तीसरा यह अवधारणा को समझ में अभाव में पैदा करता है, चौथा यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार दंड देना प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, दूसरा आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, तीसरा है बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, चौथा अधिगम के बच्चों में स्वाभाविक अभिरुचि की जिज्ञासा को कम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है? पहला है शारीरिक तंत्र, दूसरा सहयोगात्मक अधिगम, सतत समग्र मूल्यांकन, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 केवल सही है, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत समग्र मूल्यांकन। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है शिक्षक
बच्चों की जटिल उदाहरणों को समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं? पहला है व्याख्यान देकर, दूसरा है प्रतियोगिता अवसरों की व्यवस्था करके, तीसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास द्वारा, चौथा अन्वेषण परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4, बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक विधि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? पहला है शिशुअवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था मध्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था, चौथा किशोरावस्था वयस्कता। तो शारीरिक विधि और विकास तीव्र गति से किस में होता है? तो यह होता है इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में, शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है विकास जीवन पर होता है, दूसरा है विकास परिवर्त्य होता है, विकास अनुवांशिक परिवर्तन दोनों रूप से प्रभावित होता है, चौथा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्राथमिक कारण क्या है? पहला है लोगों द्वारा माता पिता के प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, दूसरा है जन्मजात विशेषताएं, तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव, चौथा अनुवांशिक पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो व्यक्ति विभिन्नताओं का क्या कारण है? पहला है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण का एक एजेंसी है? तो प्राथमिक क्या होते हैं? परिवार होता है, पास पड़ोस, और द्वितीय क्या होते हैं? विद्यालय होता है, मीडिया होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला है परिवार पास पड़ोस, तो पहला हो नहीं सकता, दूसरे में भी परिवार दिए भी नहीं हो सकता है, तीसरा है दिया है विद्यालय मीडिया, तो बिल्कुल सही है। चौथे में दिया है मीडिया पास पड़ोस नहीं होते, पास पड़ोस जो होते हैं प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कौन सा हो जाएगा? स्कूल एवं मीडिया ये सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, सामाजिक एजेंसी का द्वितीय गढ़ होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यालय एवं मीडिया। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, पॉसिबल हो तो फ्रेंडों के बीच अधिक से अधिक शेयर करना। थैंक यू सो मच।